बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। 3 इकोनॉमिक्स थे, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शन और डेनियल रॉबिन्स। इन्होंने हमें इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी, इनकी यानी कि इनकी ओपिनियन क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में, इन्हें डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक 1776 में ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर इन्होंने हमें एक इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन रेदर देन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं या इकोनॉमिक किस से डील करती है कि वेल्थ से। एक इकोनॉम यानी कि एक नेशन किस तरह या एक नेशन किस तरह वेल्थ प्रोड्यूस करती है, किस तरह उसे एक्सचेंज करती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसे यूटिलाइज करती है। इसके बारे में हमें इकोनॉमिक्स बताती है, ना कि ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। मतलब कि हम उस दौलत को किस तरह ह्यूमन के वेलफेयर के पर यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बताती। बल्कि हमें इकोनॉमिक्स क्या बताती है, हम वो वेलफेयर किस तरह बनाएंगे, उसको हम किस तरह एक्सचेंज करेंगे, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। जब इन्होंने अपनी जो बुक थी या उस डेफिनेशन के अंदर वेल्थ का वर्ड बहुत यूज़ किया, तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि इनकी जो सेकंड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के बारे में, वो क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो किसके रिवॉल्व अराउंड, क्या है? वेल्थ के रिवॉल्व अराउंड होगी। मतलब कि एक वेल्थ के ही बारे में डिस्कस होंगे कि किसी अगर वेल्थ ज़्यादा है तो डिमांड का क्या हिसाब है, वेल्थ कम है तो तब डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। किसने कहा हमें? ये एडम स्मिथ के मुताबिक। तो एडम स्मिथ ने हमें फर्दर भी हमें बताया कि दौलत किस तरह प्रोड्यूस होती है, वो किस तरह एक्सचेंज होती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है और यूज्ड होती है। आई होप आपको ये स्लाइड आ गई होगी। हम अब फर्दर अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जिस तरह उन्होंने, अब एडम स्मिथ के मुताबिक हमने पढ़ना है कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, मतलब कि वेल्थ किस तरह प्रोड्यूस होगी। इन्होंने कहा कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब उन चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम मिलाते हैं तो हमारे पास वेल्थ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा कि हमारे पास चार प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर है। जब हम उन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? वेल्थ आना स्टार्ट हो जाती है। वेल्थ आएगी किस तरह कि हम क्या कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स, या फिर हम कोई सर्विसेज देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम या तो कुछ गुड्स बना के बेचेंगे या हम कुछ सर्विसेज देंगे। वो गुड्स या सर्विसेज किस तरह हम दे सकते हैं? हम जब हमारे जो चारों प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाएं। अब जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्रेन्योर है। अब लैंड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फैक्ट्री की। एक बंदे हमने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री किस पे लगेगी? लैंड पे। लैंड पे फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री के ऊपर जो लोग काम करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? लेबर। अब उन लेबर को जो पैसे देने हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है। और वो जो कैपिटल जो बंदा लाता है उस बंदे को क्या कहते हैं? इंटरप्रेन्योर। अब ये जिस आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह अगर अब एक फैक्ट्री लगी, जब फैक्ट्री से हम चीज़ें बेचेंगे हमारे पास वेल्थ आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको मेरे यहाँ ये पॉइंट समझ आ गया होगा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि वेल्थ किस तरह प्रोड्यूस की जा सकती है, आप उसे बताएंगे कि जब हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये सारे कंबाइन होंगे तो हमारे पास वेल्थ
आना स्टार्ट हो जाएगी। आई कैप के एमसीक्यूज के हिसाब से आई कैप आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्शन फैक्टर। नीचे ऑप्शन में लिख दिया लैंड, लेबर, कैपिटल और साथ एक और ऑप्शन में कुछ इररेलेवेंट लिख दिया कि वो भी हो सकता है। आपने जो इन तीनों के अलावा है उससे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आई क्या आपने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आई। ठीक है, ये तो चार प्रोडक्शन फैक्टर हैं, इनके अलावा जो है वो प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है, तो आपने उस वाले को सिलेक्ट करना होगा एमसीक्यूज में। ठीक है, अब प्रोडक्शन फैक्टर के बाद आता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। जब एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का क्या मतलब, state that goods and services being produced by one individual must be exchanged with someone else in order to satisfy their needs। मतलब क्या हुआ, अब आपने जिस तरह प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री के अंदर आप कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक्स, मैं कह देता हूँ एक्स प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट थी एक्स वाई जेड, आप वो प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, अब किसी बंदे को वो चीज़ ज़रूरत भी होगी, वो आपसे वो चीज़ खरीदेगा, इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज हो रहा है। अब एक्सचेंज वो आपको पैसे दे के भी खरीद सकते हैं, या आपको अपनी कोई डिफरेंट प्रोडक्ट, वो कुछ ए बी सी प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बदले में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या फिर पैसे दे के भी आप एक्सचेंज, मतलब कि पैसे दे के भी खरीद सकते हैं, या कोई डिफरेंट वो जो ए बी सी प्रोडक्ट बना रहा आपको कहेगा कि 10 में से ये ले लें आप, उसके बदले आप मुझे 10 अपने एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दे दें। तो इस तरह क्या होगा, वेल्थ एक्सचेंज हो रही होगी। और इसने फर्दर लिखा कि एक ही हर इंडिविजुअल हर चीज़ नहीं बना सकता, इसलिए उसे चीज़ें एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। द पर्पज ही मस्ट डिपेंड अपॉन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अदर। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का पॉइंट ही हटा देते हैं, तो फिर जो हमने ऊपर फैक्ट्री लगाई हुई है उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा यही है कि जो एक्स वाई जेड हम चीज़ बना रहे हैं वो कोई और बंदा नहीं बना पा रहा होगा, उसको लेने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। इसी तरह इकोनॉमी या एक नेशन चलती है। ठीक है, तो आई होप आपके दो बातें समझ आ गई होंगी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, थर्ड एडम स्मिथ ने हमें बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने लैंड, लेबर, दोनों चीज़ें, अब लैंड का भी कोई ऑनर होगा और लेबर को भी आपने पैसे देने। जब लैंड के ऑनर को जो पैसे देंगे या जो लेबर को उनकी तनख्वाहें देंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसी तरह एडम स्मिथ ने क्या कहा, एलिब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटिव वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ factors of production among those households who have provided them. The wealth which firms and produce distribute among factors of production is termed as reward of factors of प्रोडक्शन। वही जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि आपने एक लैंड ली हुई है, उस लैंड ओनर को रेंट देने हैं, या जो आपके लेबर काम कर रहे हैं उनको आपने पैसे देने, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब यहीं पे देखें, इसने जो अपनी डेफिनेशन के अंदर कहा था कि हमने एक वेल्थ को डिस्कस, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने डिस्कस करना है किस तरह वेल्थ बनाई जाती है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ना कि हमने ये वेलफेयर के बारे में डिस्कस करना है। अगर यहाँ पे वेलफेयर होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का पॉइंट ही निकाल देता कि वो जिस तरह मर्जी देना चाहे दे दे बंदे, क्योंकि वेलफेयर है। बट इसने क्या कहा कि खाली जो बंदे काम करेंगे, जो फैक्टर्स काम करेंगे, जिस तरह जो लेबर्स काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड्स देने, उससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उनको वेलफेयर के तौर पे वैसे ही नहीं दे देना, ये चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फोर्थ पॉइंट उसने हमें कहा कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब जब आपने लेबर को पैसे दे दिए, रेंट ऑन जो लैंड ओनर था उसे रेंट दे दिया, अब उसने अपनी जो चीज़ें लेनी है, अपनी नीड्स सेटिस्फाई करनी है, उस पर वो पैसे खर्च करेगा, उसे क्या कहेंगे, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब इसके हम देख लेते हैं, इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जनरेशन। मतलब कि
या फॉर एग्जांपल आप ओनर, आपने फैक्ट्री लगाई, आप उस फैक्ट्री से पैसे आएंगे, आप उससे अपनी नीड्स पूरी करेंगे। या उस तरह उसके जो लैंड ओनर है उसने आपको रेंट के पे दिया हुआ, आप उस रेंट लेगा आपसे, उससे अपनी नीड सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह लेबर है, आपके पास काम करती है, उससे पैसे आएंगे, सैलरी आएगी, उससे स्पेंड करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये 4 पॉइंट एडम स्मिथ साहब ने हमें बताया कि उनके मुताबिक एक जो है वेल्थ किस तरह बनती है, उसको किस तरह उससे हम चीज़ें ले सकते हैं, किस तरह उनसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एट द एंड हम उसे किस तरह कंज्यूम करते हैं। जब एडम स्मिथ के बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो है एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने भी एक बुक लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक इन्होंने लिखी 1890 में। इन्होंने लिखा, उसके अंदर इन्होंने जो हमें इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. अब इनका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो खाली वेल्थ के इर्द गिर्द नहीं घूमती। वो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह इंसान अपनी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब कि रोज़मर्रा की इंसान को चीज़ें चाहिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एक्स वाई जेड एक प्रोडक्ट है, इंसान को चाहिए। अब इंसान का क्या बिहेवियर है वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, मतलब कि उस पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो तब उस चीज़ को लेगा, या पैसा थोड़ा है तो किस पैसा थोड़ा है तो उसे नहीं लेगा। यानी कि जो डेली यानी कि रोज़मर्रा की उसकी ज़रूरियात हैं, उसको किस तरह से वो यूटिलाइज करता है, इस चीज़ को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, एज स्टडीज द पीपल इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब कि इंसान डे टू डे अफेयर्स में इंसान को स्टडी करना। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान, अब मैं पहले इसका दूसरा पॉइंट समझा देता हूँ, फिर मैं दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँगा इकट्ठे एक एग्जांपल में। दूसरा उसने कहा कि वेल्थ इज सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इसने भी एक वेल्थ को इम्पोर्टेंस दी है, मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ की भी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि पैसा, वेल्थ मतलब पैसा। अब मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स की इकट्ठे एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसने पहले पॉइंट में क्या कहा है, ये इकोनॉमिक क्या सोशल साइंस है, इसके अंदर हम इंसान की डे टू डे अफेयर्स को स्टडी करते हैं। दूसरा उसने क्या कहा, वेल्थ सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखें फॉर एग्जांपल एक इंसान की एक ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, उसने इंसान ने उस प्रोडक्ट को लेना है। अब उसके पास क्या है, पैसे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए होंगे तो उसका बिहेवियर कुछ वो फ़ौरन जाके ले लेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो तब उसका बिहेवियर कुछ और होगा। ये इसी तरह के, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम आगे चलेंगे हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, इक्विलिब्रियम है, इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, फर्दर स्टडी करेंगे। वो सब क्या है कि जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, पैसे के कम या ज़्यादा होने से डिमांड कम या ज़्यादा होती है। तो ये क्या क्या हम स्टडी कर रहे हैं कि एक बंदे के पास पैसे कम है तो वो चीज़ उसकी डिमांड क्या होगी, पैसे ज़्यादा हैं तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें अल्फ्रेड मार्शल ने भी हमें यही कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो इंसान के बिहेवियर के, मतलब कि सोशल साइंस है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात किस तरह पूरी कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू था अल्फ्रेड मार्शल का। अब थर्ड, लेनियल रॉबिन्स को, इसने एक बुक लिखी एनएसए नेचर, जिसके इसके अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस 1932,
मतलब कि 1932 में इसने एक बुक लिखी जिसके अंदर इसने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। इसने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी? इसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्carce resources which have alternative uses। मतलब क्या हुआ? इसने इसने क्या कहा कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इसने भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, और आल्फ्रेड मार्शल ने भी यही कहा। बट इसने थोड़ा फर्दर बात की कि इसने कहा कि हम इन रिलेशनशिप, उसने उसने एक जनरल, आल्फ्रेड मार्शल ने एक जनरल बात कह दी थी। लेनियल रॉबिन्स ने क्या कहा कि हम किन दो चीज़ों के रिलेशनशिप में इंसान के बिहेवियर को देखते हैं। एक क्या है? मल्टीपल एंड्स एंड स्carce resources, विच है अल्टरनेटिव यूज, जिसके अल्टरनेटिव यूज हैं। क्लियरली इट कैन बी ड्राइव दैट इज व्यू मूव्स अराउंड द scarcity एंड चॉइस इन इकोनॉमिक्स लाइव्स ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उन्हें हासिल करने के लिए इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। अब इसकी भी एग्जांपल ये देख लें। फॉर एग्जांपल, इंसान चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो। अब उसने काम किया, पैसे आए, पैसों से उसने एक गाड़ी खरीद ली। अब उसने ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई। अब उसने कहा एक गाड़ी आ गई है तो मेरे पास दूसरी गाड़ी आनी चाहिए। उसने कोशिश की दूसरी गाड़ी, एक टाइम आएगा उसके उसके बाद वो और गाड़ियाँ नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएं। क्यों? रिसोर्सेज लिमिटेड है। या फिर जो रॉ मटेरियल है जिससे गाड़ी बन रही है, वो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिस तरह उसके टायर बन रहे हैं, गाड़ी के शीशे बन रहे हैं, उस सब के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ही ख़त्म हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो गाड़ियाँ ही नहीं बनेंगी, और जिसकी वजह से वो गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है। अगर हम अब मल्टीपल एंड्स टॉपिक हम देख लेते हैं। उसने क्या कहा? मल्टीपल एंड्स की डेफिनेशन में उसने कहा स्टेट द एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं, ख्वाहिशात हैं, वो क्या हैं? वो अनलिमिटेड हैं। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा है। एज ह्यूमन कीप्स ऑन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसने कहा कि जो इंसान है वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है, चीज़ें ले के चीज़ें इस्तेमाल करके, बट वो ख़त्म नहीं होती। बट दे अराइज अगेन, एंड वो बार बार दोबारा आ जाती हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होती। जबकि एंड हम बात करें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या हैं? इन सफिशेंट, मतलब कि रिसोर्सेज हमारे पास थोड़े हैं। अच्छा, अब इसी को देखते हुए डिफरेंट इकोनॉमिक्स के लॉज भी बने। फॉर एग्जांपल, हम मैं वो दोबारा भी बात करता हूँ। हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड आ गई फॉर एग्जांपल। अब एक फैक्ट्री है वो, या लॉ ऑफ सप्लाई आ गया। अब एक बंदे के पास अनलिमिटेड पैसा है तो वो जितनी मर्जी चीज़ चाहे वो खरीद ले, तो लॉ ऑफ डिमांड तो बनता ही ना। इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई है। एक बंदे के पास जितनी भी प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं वो सब यूटिलाइज करके चीज़ें बना रहा है, और सामने वाला चीज़ें ले रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई बनते ही नहीं। तो इसी ये जो स्क्रैसिटी का वर्ड है,
इसी की वजह से मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बहुत से इकोनॉमिक्स के लॉ ड्राइव हुए हमें आगे जाके, जिस जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे हमें देखेंगे ये जो तीनों ओपिनियन है जिसके अंदर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स का, ये जो तीनों प्रिंसिपल आप देखिएगा ये अप्लाई होते हुए, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अप्लाई होते हुए नजर अभी फौरन इसके बाद जो सेकंड चैप्टर में या आएगा लॉ ऑफ डिमांड है, उसी में आप देखेंगे कि ये जो इन्होंने बातें की हैं बातें ठीक होती हुई आपको खुद नजर आएंगी। अब आई होप आपको ये तीनों के जो ओपिनियंस हैं वो समझ आ गए होंगे। अब आई कैप के हिसाब से जो एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं, एक तो ये है कि एमसीक्यूज चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। वो हमने जब मैं ये टॉपिक पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद हम आई कैप के जो एमसीक्यूज हैं वो स्टडी करेंगे।